नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके अगर सिलेबस में हिंदी साहित्य है तो आपके लिए ये क्लासेस महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र की हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के अंतर्गत। ये हमारी लास्ट क्लासेस होगी। अगले क्लासेस से हम लोग भक्ति काल शुरू करेंगे। तो गद्य साहित्य यहाँ पे पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट हो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और गद्य साहित्य के नोट्स बना रहे हैं तो गद्य साहित्य लिख लेंगे आप, और उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र पुस्तक का नाम लिख लेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट दे दे के एक एक चीज़ों को लिखेंगे, यानी कि बहुत ही शॉर्ट में। इससे क्या होगा, आपका शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा और बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण भी होगा वो। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र गद्य साहित्य के बारे में। आदि काल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होते हैं। राउर बेल चंपू काव्य, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। राउर बेल यह एक शिलांकित कृति है जिसका पाठ बॉम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया है। विद्वानों ने इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया है। इस कृति के रचयिता रोडा नामक कवि माना जाता है। राउर बेल से हिंदी के नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। कवि ने विषय वर्णन बड़ी तन्मयता से किया है। नायिका राउल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। वह सहज रूप से जितनी सुंदर है उतनी ही सहज सुंदर उसकी सज्जा भी है। इस सौंदर्य के अनुकूल ही इसकी भाव दशा भी है। रोड़ा ने उपमा, की रोड़ा कवि के बारे में बोला जा रहा है, उपमा उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग करके इसके रूप वर्णन को प्रभावशाली बना दिया है। कवि ने गद्य में भी अलंकारिक भाषा का कितनी सफलता से प्रयोग किया है, इसका एक उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे पंक्ति दी गई है, एहूँ एहूँ गौड़ तुहूँ एकू को पनु अरुवर, ये वाली पंक्ति आप लोग ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत कठिन है। ठीक है, आप इनको ध्यान ये दे लीजिएगा कि इस टाइप की अगर पंक्ति आएंगी तो वो इससे संबंधित है। ठीक है, आगे मैं जाती हूँ। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यहाँ पे देखते हैं। दूसरी रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण। महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। गोविंद चंद्र का शासन काल 1154 ईस्वी माना गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर मोती चंद भी डॉक्टर द्विवेदी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतों का समर्थन करते हैं। इस ग्रंथ की भाषा का एक उदाहरण इस प्रकार है। वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिब पुराण देखब धर्म करब। तो ये इसकी पंक्ति के बारे में दिखाया गया है कि किस प्रकार के इसमें पंक्ति का प्रयोग किया गया है। इससे गद्य और पद दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी उस पुस्तक से सिद्ध होती है।
अब आगे हम देखेंगे, इसमें भी गद पद का प्रयोग हुआ था। तीसरे नंबर पर है वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की यह पुस्तक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि थे होना चाहिए, था लिखा है, मैथिली कवि था। पता नहीं, तो शब्दों के लहजे मुझे सही नहीं लगते हैं। खैर देख लीजिएगा इसमें इम्पोर्टेंट चीज कि किसने कब प्रकाशित किया था इसे, मतलब संपादित किया था। लेखक इसके ज्योतिश्वर ठाकुर। इसकी भाषा कवित्व, अलंकारिकता तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्ति मिलती है। गद्य में नायिका का वर्णन करते हुए ज्योतिश्वर ठाकुर लिखते हैं, उज्ज्वल कोमल लोहित सम सुंतल सालांकर पंचगुण संपूर्ण चरण अकठिन। तो ये सारे शब्द बहुत ही कठिन कठिन दिए गए हैं कि अच्छे अच्छे आदमी के यहाँ पे दिमाग हिल सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इसको एक एक लाइन करके आप हो सके तो उज्ज्वल कोमल लोहित शब्द को लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि वर्ण रत्नाकर के ऐसे शब्द मिलते हैं, समझने के लिए आपका। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। इस पंक्तियों में वर्ण रत्नाकर एक शब्द कोश सा प्रतीत होता है, किंतु सौंदर्य गृहिणीता प्रतिभा के साथ ही साथ स्पष्ट प्रभाव दिखा रही है। हिंदी गद्य के विकास में राउल देव के, यानी कि वो राउल बेल था, ये राउल देव के पश्चात वर्ण रत्नाकर, राउर बेली होना चाहिए यहाँ पे, मुझे लगता है राउर बेली होना चाहिए, के पश्चात वर्ण रत्नाकर का योगदान भी कम नहीं कहा जाता। मुझे लगता है इसका प्रिंटिंग में, ये पुस्तक ऑथेंटिक पुस्तक है, मेरे पास मोटी पुस्तक है, मैंने उससे इसका पीडीएफ बनाया, यहाँ पे राउर बेल होना चाहिए। ठीक है, निश्चित ही इस कृति के बीच के समय में भी गद्य रचनाएं लिखी गई होगी, परंतु विभिन्न कारणों से अब ये उपलब्ध नहीं है। फिर भी ये कृति गद्य धारा के प्रवाह की अखंडता तो सिद्ध करती ही है। तो समझ में आ गया। 3 रचनाओं को रखते हैं, क्या कुछ विशेषता इसमें दिए गए हैं, क्या कुछ उसके भाषा है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि वर्ण रत्नाकर का संपादन किसने किया था, तो ऐसे वर्ण रत्नाकर लिख के, संपादक लिख के लिख सकते हैं सुनीति कुमार चटर्जी, पंडित बबुआ मिश्र। ठीक है, ये मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक आदिकाल के अंतर्गत कौन सी आती है, तो वर्ण रत्नाकर। तो इस टाइप से यहाँ से छोटे छोटे जितने भी मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है ना, आप उसको ऐसे ऐसे करके पॉइंट बना के लिख के, जैसे कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिख लिए, फिर उसमें क्या इंपॉर्टेंट आएगा ऐसे ऐसे करके पॉइंट बना के आप लिख लीजिएगा। वहाँ से आपको पढ़ना भी आसान हो जाएगा और चीज़ों को रिलेट भी कर पाइएगा, और रटने की जो प्रयास है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी आपकी, और समझ विकसित होगा। तो आगे हम क्लासेस करेंगे भक्ति काल के ऊपर, और मैं एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सीरीज चला रही हूँ, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही मैं उसमें करवा रही हूँ। तो आप पेपर पेन के साथ उसका नोट्स भी बना सकते हैं एक साथ साथ। तो एक नई क्लासेस शुरू हो रही है, उसमें भी जुड़िएगा और वो भी देखिएगा, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीएचडी वाली साहित्य अकेडमी क्लासेस के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।